हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोक्राफ्ट। और दोस्तों, आज की ये वीडियो स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल पर होने वाली है। और अगर आप बेस मॉडल खरीदने का सोच रहे हैं और मतलब कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, 4x4, 4 एक्सप्लोर और Z8 टेल और फलाना कितने वेरिएंट कंपनी ने निकाल रखे हैं। लेकिन सबकी प्राइस अलग अलग है, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। और आपके सामने ये जो खड़ा है, ये है Z2 वेरिएंट, जो कि इसका बेस मॉडल है डीजल के साथ। तो अगर आप देखोगे कि जो बेस मॉडल आता है उसकी प्राइस लगभग आपकी 17-18 लाख के आसपास आजकल चल रही होगी। और जो उसका टॉप मॉडल आता है वो 28-29 लाख के आसपास होता है। तो अब सोचने वाली बात ये हो जाती है कि लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का अंतर आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही वेरिएंट में, बेस वर्सेस टॉप। तो क्या अंतर आ जाते हैं, क्या चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, और अगर आप 10 लाख पे कर रहे हो तो क्या वो वर्थ इट है? मतलब क्या उसके बिना भी काम चल सकता है कि मतलब 10 लाख हम बचा ले, उतने में तो एक छोटी मोटी नई गाड़ी भी आ जाएगी यार। तो ऐसे में बेस मॉडल कितना वैल्यू फॉर मनी है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी स्कॉर्पियो की वीडियो, सारी की सारी वीडियोस को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, तो इसी तरीके से मतलब इस वीडियो को भी थोड़ा सा आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो वो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लग रही हो, कोई स्कॉर्पियो एन खरीद रहा हो तो उसको जो है ये वीडियो सजेस्ट कर दो कि इन पॉइंट्स को देखे बिना वो स्कॉर्पियो में हाथ ना डाले। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाने वाले हैं। कुछ 5 ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैंने ढूँढे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, और 5 ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स जो कि हम आपका कंपेयर कराएँगे इसके टॉप मॉडल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप मेरी हाइट देखोगे तो 5'2" के आसपास है, और इस गाड़ी की हाइट देखोगे तो मुझसे बहुत ऊँची है। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा-सा नीचे में खड़ा हूँ, वो जनरली गाड़ी है ही बहुत ऊँची, और 17 इंच के व्हील के साथ आती है। यानी कि अगर आप 18 इंच के व्हील के साथ इसे ट्रीट करोगे तो ये थोड़ी-सी और 1-2 इंच ऊपर उठ जानी है। तो कहीं न कहीं काफ़ी टॉल लुक मिल जाता है। और प्राइस की बात करते हैं, चूँकि मेरे को तो बहुत सस्ती पड़ गई थी गाड़ी, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस वाली थी। लेकिन अगर आप इसे खरीदते हो तो लगभग 18 लाख रुपए के आसपास आप इसे प्लान कर सकते हो विद एक्सेसरीज़। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो गाड़ी मिलती है, वो अगर 16, 17, 18 लाख में मिल रही है, इस प्राइस रेंज में ये जो टॉल लुक मिल जाता है, जो हैवीनेस मिलती है बॉडी की, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होती है। क्योंकि जनरली अगर आप क्रेटा देखोगे, सेल्टॉस देखोगे, आप किया की मतलब कोई गाड़ी देख लोगे, कैरेंस देख लोगे, तो आपको जो प्राइसिंग ली जाती है उस हिसाब से आपको वो मतलब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो हैवीनेस मिसिंग रहती है। हालाँकि क्रेटा गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं अगर आपको भौकाल चाहिए तो वो मिलेगा आपको स्कॉर्पियो एन में। तो स्कॉर्पियो के जो लोग दीवाने हैं उनको स्पेशली पसंद आती है, और जिस प्राइस सेगमेंट में जो इनको लुक मिल जाता है, जो डायमेंशंस मिल जाती है, मैं आपको डिस्प्ले पे मेंशन कर दूंगा कि क्या डायमेंशंस हैं। बाकी अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरा रिव्यू देख लेना, बट यहाँ पे मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 16-17 लाख रुपए में ये गाड़ी जो मिल रही है आपको 18 लाख रुपए के आसपास, तो प्राइस सेगमेंट को देखते हुए अपने आप में मतलब मुझे लगता है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में इस प्राइस सेगमेंट में होते हुए। वही अगर हम बात करते हैं Z8L, जो इसका टॉप मॉडल है, वो 28-29 के आसपास जाता है, 10 लाख रुपए महंगा मिलता है। उसमें भी सेम डायमेंशंस ही मिलती हैं, सेम सब कुछ मिलता है, कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिला है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आप एक मतलब नई गाड़ी खरीद रहे हो, बिगिनर हो, बहुत ज़्यादा मतलब आपको गाड़ी का यूज़ नहीं रहता है, आपको केवल फैमिली पर्पज़ एक गाड़ी चाहिए, तो टॉप मॉडल रिकमेंडेड नहीं है। कहीं न कहीं अगर आप बेस ले लेते हो तो आपको सारी चीज़ें बेस में ही देखने को मिल जाती है, स्पेशली साइज़ की अगर हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है इंजन को लेकर। चूँकि ये गाड़ी आपको 2 इंजन ऑप्शन ऑफ़र करती है। एक आपका इंजन आता है 130 बीएचपी के साथ, और एक आता है आपका 170 बीएचपी के साथ। 130 बीएचपी का इंजन है वो आपका स्कॉर्पियो क्लासिक में रहता है आपका, और ये जो आपका इंजन है स्कॉर्पियो क्लासिक वाला ही है। और जो इसका 170 बीएचपी का इंजन आता है वो आपका एक्सयूवी 700 वाला होता है। वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही पावरफुल है। लेकिन अगर हम कंपेयर कराएँ तो ये थोड़ा-सा कम पावरफुल होता है। लेकिन अगर हम स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ इसे देखें तो लगभग उसकी पावर भी कम नहीं मानी जाती है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्कॉर्पियो क्लासिक को प्रेफ़र करते हैं। तो उसको देखते हुए ये इंजन बहुत ही बेहतर माना जाता है, बहुत ही अच्छा है, चाहे परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे फ्यूल एफिशिएंसी की बात हो। बात फ्यूल एफिशिएंसी की चल रही है तो अगर आप Z8 या Z8L में जाते हो तो जहाँ पर आपको Z6 के ऊपर आपको सारे के सारे आपको बड़े इंजन यानी कि 170 बीएचपी वाला मिल जाता है। तो उसमें जो आपको फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलती है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होती है इसके कंपैरिज़न में। इस गाड़ी से अगर हम बात करें, मैंने लगभग हाईवे पे 2 लोगों के साथ 24 तक का स्क्रीन मतलब मैंने इसकी फ़ोटो नहीं ली थी, लेकिन 24 तक का मैंने इससे एवरेज खींचा है। लेकिन कहीं न मुझे नहीं लगता कि 170 बीएचपी का वो इंजन आपको ये परफ़ॉर्मेंस दे पाएगा, ये फ्यूल इकोनॉमी मेंटेन कर पाएगा।
तो कहीं न कहीं अगर आप पैसे एक्स्ट्रा देते हो, पावर आपको ज़रूर ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर कार ओनर हो, मतलब अभी नया-नया सीखा है, जैसे कि मैं भी था कि मतलब एकदम नई-नई गाड़ी चाहिए थी मेरे को, इसके पहले कोई भी गाड़ी नहीं थी। तो उनको देखते हुए, हम जैसे लोगों को देखते हुए, ये इंजन बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू को लेकर। चूँकि मैंने बताया कि इसके बेस मॉडल वर्सेस टॉप मॉडल में 10 लाख रुपए का अंतर है और जब आप दोनों ही गाड़ी को रीसेल करने चलते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी टॉप मॉडल के कंपैरिज़न में। उसका रीज़न ये है कि वो ऑलरेडी गाड़ी काफ़ी महँगी होती है और अगर आप इसे 5 साल बाद निकाल रहे हो तो आप लगभग क्या उम्मीद करोगे 10-12 लाख रुपए कोई दे जाए हमको? तो ईज़िली हो सकता है मिल भी जाए। लेकिन अगर आप 28-29 लाख की गाड़ी खरीदते हो और उसके बाद उम्मीद करते हो कि मेरे को कोई 20-22 लाख रुपए दे जाए उस गाड़ी का, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा सोचने वाली बात होती है क्योंकि 20-22 लाख में हो सकता है आपको स्कॉर्पियो एन का ही कोई मिड वेरिएंट मिल जाए। तो आदमी पुरानी गाड़ी लेने की अपेक्षा कहीं न कहीं इसका मिड वेरिएंट उठा लेगा और फिर आपकी गाड़ी में कहीं न कहीं थोड़ा-सा इश्यू आएगा, आपको वो अच्छी प्राइसिंग नहीं मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीसेल वैल्यू इंडिया में अगर कोई भी गाड़ी खरीदता है और चला रहा है, जिसको गाड़ी को शौक है और लगभग 7-8 साल से ज़्यादा गाड़ियाँ जो इस टाइप की हैवी गाड़ी लेते हैं वो चेंज कर देते हैं क्योंकि उनको शौक होता है गाड़ियों का और ऐसे में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, आप अगर हायर वेरिएंट में जाते हो तो। गाड़ी की वैल्यू की बात हो रही है, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऐसा है जो कि आपको गौर तब करना होगा जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराने चलते हो। इस गाड़ी को मैं घर पे ले आया, मैं कुछ ना चलाऊँ, सिर्फ खड़ा रखूँ। आपको पर ईयर इसका इंश्योरेंस रिन्यू कराना है और उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि ये मॉडल कौन-सा है। अगर आपका सस्ता वाला मॉडल है, तो आपका इंश्योरेंस भी कम में होगा। अगर आपका महँगा मॉडल है, तो इंश्योरेंस भी आपका ज़्यादा में होगा। तो कहीं न कहीं पर ईयर मतलब ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए एक बार एक्स्ट्रा देने के बाद आप बिल्कुल एकदम फुर्सत हो गए कि हाँ, मेरे पास स्कॉर्पियो आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पर ईयर कुछ अमाउंट इंश्योरेंस के नाम का आपको पे करना पड़ेगा अपनी जो है बीमा कंपनी को, जो कि कहीं न कहीं एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है जो अपर वेरिएंट्स खरीदते हैं उनके लिए। और ख़ास तौर से ये बात तब और एप्लीकेबल हो जाती है जब कहीं न कहीं आपका बजट थोड़ा-सा टाइट होता है और आपको लगता है कि हम एक ऐसी गाड़ी खरीदें जो मतलब थोड़ा कम खर्चा पानी माँगे। तो मुझे लगता है बेस मॉडल, किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल, मैं स्कॉर्पियो की ही बात नहीं कर रहा, ये पॉइंट सब पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन गाड़ी खरीदते समय इस पॉइंट पर बहुत कम ही लोग ध्यान दे पाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक गाड़ी ऐसी गाड़ी ले रहे हो जिसमें कहीं न कहीं आप चाहते हो कि ज़्यादा खर्चा ना हो, तो बेस मॉडल Z2 वेरिएंट एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगी। मुझे लगता है कि इससे बेहतर आपके पास फिलहाल अभी कोई ऑप्शन महिंद्रा के अंदर तो नहीं है। चूँकि बेस मॉडल की बात चली रही है तो बेस मॉडल चूँकि जो भी आता है किसी भी ब्रांड का हो, चाहे फिर वो महिंद्रा हो, टाटा हो, किसी भी ब्रांड का हो, तो वो एकदम रॉ आपको बॉडी मिलती है, इंजन मिलता है। तो इस गाड़ी को भी जब आप खरीदोगे तो इसमें अभी आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ देखने को मिल रही होंगी। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो तो आपको ये रूफ रेल, पीछे स्पॉइलर और ये सब क्रोम-व्रोम कुछ नहीं मिलता है, ये फुटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आता है कि आपके पास कस्टमाइज़ेशन के जो ऑप्शन होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अगर आप चाहो तो क्रोम कराओ, नहीं चाहो तो सिंपल रखो, नहीं चाहो तो उसमें 360 लगवा लो क्योंकि बहुत सारी हमने देखी वीडियोज़ में देखा है कि 360 का भी ऑप्शन आ गया है। तो 360 आप चाहो तो लगवा लो, लेकिन अगर आप अपर वेरिएंट्स लेते हो तो कहीं न कहीं कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं। हालाँकि उसमें सब कुछ लगा मिलता है, लेकिन जैसे कि एक फीचर मैंने अभी 360 का आपको डिफाइन किया, वो इसके टॉप मॉडल में भी नहीं है। और इतनी बड़ी गाड़ी होती है, जब लेंथ इतनी ज़्यादा होती है, तो 360 कैमरा काफ़ी हद तक मेरे को लगता है ज़रूरी होता है। और ऐसे में मेरा जो ओपिनियन आता है कि अगर आप बेस मॉडल लेते हो, तो कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शन बहुत होते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए लगा के आपको लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर आपने 1 डेढ़ लाख रुपए लगा दिया, तो आपको एलॉय, टायर साइज़ सारे चेंजेस देखने को मिल जाएँगे, सारे अपग्रेड्स मिल जाएँगे 1 से 2 लाख रुपए के आस-पास। तो कहीं न कहीं अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो, 2 लाख रुपए और रख लेते हो, तो आप बहुत अच्छा गाड़ी को मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत सारे ला सकते हो। हालाँकि कुछ चेंजेस जैसे एयर बैग, वो आप नहीं कर सकते, इस पॉइंट को भी रखना होगा। सेफ्टी बहुत मैटर करती है और इस गाड़ी में केवल आपको 2 एयर बैग मिलते हैं और जो अपर वेरिएंट्स या कहिए टॉप वेरिएंट्स है उसमें आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं, जो कि कहीं न कहीं एक पॉइंट है जिसे आप ऐड ऑन नहीं करा सकते। इस पॉइंट को भी रखना होगा, लेकिन हाँ, कॉस्मेटिक चेंजेस जो होते हैं, लुक में होता है, वो आप सारे के सारे इसमें करवा सकते हो। तो ये तो हमारे जितने भी पॉइंट्स रहते हैं, वो रहते हैं सिर्फ़ इसके प्रैक्टिकल ऐसे कुछ पॉइंट जिन्हें कि जनरली लोग गाड़ी खरीदने से पहले नहीं सोचते हैं। और इन पॉइंट्स को मैं इसलिए आपके सामने ला पाया क्योंकि मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ और एज़ अ ओनर मुझे बहुत कुछ फ़ील होता है। और जब बात आती है कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स की, अब चूँकि बहुत सारे यूज़र्स ये कहेंगे कि भाई मेरा तो ज़ेड-एट-एल है और तुम उसकी बुराई कर रहे हो। तो अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स की जो इस गाड़ी में मिसिंग मिलते हैं और वो आपको अपर वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएँगे। लेकिन महिंद्रा ने यहाँ पर थोड़ा-सा खेल किया है, थोड़ा-सा नाराज़ किया अपने अपर वेरिएंट्स वालों को। वो ये किया है कि इन्होंने बेस वेरिएंट से ही ऐसे बहुत सारे फीचर्स दे दिए, जो कि कहीं न कहीं से बेस वेरिएंट लगने ही नहीं देते।
जिसमें पहला पॉइंट हम शुरुआत करेंगे वो रहता है यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स आपको दे रखे होते हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी के अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको लुक वगैरह काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाता है, कलर वगैरह एकदम बॉडी का सेम वैसे ही रहता है, हालांकि उसमें आपको लेदर फिनिश मिलता है, इसमें प्लास्टिक फिनिश मिल जाता है, तो कलर वगैरह आपको वही देखने को मिल जाते हैं। लाइक चारों पावर विंडो भी आपको देखने को मिल जाती है। जनरली बेस मॉडल में क्या होता है, आपको आगे की 2 पावर रहती हैं, पीछे की मैनुअल रहती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, चारों की चारों आपको पावर विंडो देखने को मिल गई हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे फीचर्स मिल जाते हैं। एक पॉइंट और जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है वो ये है कि इसमें इंफोटेनमेंट मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही, और वो इंफोटेनमेंट मिलता है जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप वेरिएंट में मिलता है। तो मतलब जो उसका टॉप पे है वो यहाँ पर बेस में महिंद्रा ने डाल के दे दिया। पता नहीं ऐसा बेवकूफ़ी का काम क्यों किया है, ये पब्लिसिटी स्टैंड था या कुछ भी था, मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने बेस वेरिएंट से ही इंफोटेनमेंट दे दिया। बट अभी सुनने में आ रहा है कि ये कुछ बहुत चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका इंफोटेनमेंट है वो अभी Z6 तक जा रहा है। पहले Z6 में एड्रीनॉक्स आ जाता था, लेकिन अभी ये वाला जो इंफोटेनमेंट है वो आगे के मॉडल्स में भी बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है फीचर्स में हो सकता है बेस से वो गायब कर दे, तभी आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी हो रहा है उनका चल रहा है, मुझे को ज़्यादा तो डिटेल नहीं है इस बारे में, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबरें आती है वो ये आती है कि महिंद्रा फीचर्स की कटिंग कर रहा है इस वेरिएंट को लेकर। तो एक ये फीचर था जो मेरे को काफ़ी प्रैक्टिकल लगा। और एक पॉइंट मेरे को जो इसका और मज़ेदार लगा है इंफोटेनमेंट के बाद, वो ये रहता है कि इसमें स्पेस मैनेजमेंट में काफ़ी ध्यान दिया गया है। हालांकि इसकी थर्ड रो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो मैं बोलूँगा, और चूंकि ये आप फिर चाहे टॉप मॉडल ले ले तो उसमें भी यही हाल है, उसमें भी सेम स्पेस ही है, कोई डायमेंशंस तो चेंज है नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे इसका जो मिड रो है बहुत कंफर्टेबल रहती है, 4 लुक बहुत ही तसल्ली के साथ आप इसमें बैठा सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है, इसमें आपको टाइप सी पोर्ट दे रखा है। जनरली क्या होता है, टाइप सी पोर्ट मिसिंग रहते हैं बेस मॉडल में, आपको नॉर्मल यूएसबी पोर्ट दे रखा होता है, और अगर मिलता भी है तो फास्ट चार्जिंग पोर्ट नहीं होता है। इसमें आपको एक पोर्ट दिया है हालांकि, लेकिन टाइप सी के साथ साथ फास्ट चार्जिंग दोनों ही चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी में अगर 7 लोग सफ़र कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 टाइप सी या फिर यूएसबी पोर्ट्स होने चाहिए। इसमें एक आगे की तरफ यूएसबी पोर्ट है और एक मिड में टाइप सी का पोर्ट है। तो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है, बट बेस मॉडल को देखते हुए थोड़ा बहुत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो टाइप सी के साथ साथ स्पेस मैनेजमेंट प्लस इंफोटेनमेंट, ऐसे प्रैक्टिकल फीचर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं इस गाड़ी में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अगेन इंजन को लेकर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें आपको 2 इंजन मिल जाते हैं, एक 130 बीएचपी का और एक दूसरा रहता है 170 बीएचपी का। लेकिन अब 170 बीएचपी वाला नो डाउट बहुत पावरफुल रहता है, बहुत प्रैक्टिकल रहता है, लेकिन 130 बीएचपी का इंजन किन लोगों के लिए बनाया गया है उनकी बात करेंगे। चूँकि मैंने शुरू से ही इस वीडियो में बोलता रहा हूँ कि बेस मॉडल बिगिनर ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मेंटेन करनी है, तो ऐसे में 130 बीएचपी का इंजन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है। क्योंकि क्या होता है, जब इसमें जनरली मैंने फील किया है कि जब अगर आप इसे सेकंड गियर तक चलाते हो तो मतलब आपको फील ही नहीं होगी पावर इसमें। जब आप थर्ड डालते हो तब ये गाड़ी अपने आप को पावर देती है। तो कहीं ना कहीं शुरू के जो 2 गियर्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही लो एक्सेलरेशन के साथ आपको दिखाई देंगे। तो ये चीज़ वैसे तो ठीक नहीं है, बट बिगनर ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि गाड़ी उनकी सेकंड गियर में भी पूरी कंट्रोल्ड होती है और खासतौर पे जाम वाम में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये लो एक्सेलरेशन देखने को मिलता है इस इंजन के साथ, जो कि कहीं ना कहीं टॉर्क तो अच्छा प्रोड्यूस करता है, बट आपको एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है यहाँ पर, इसमें कंफर्ट की तो बात मैंने कर ही ली है, लेकिन चूंकि मैं एज अ ड्राइवर इसे बहुत इस्तेमाल कर चुका, लगभग 10,000 किलोमीटर से भी ऊपर चला चुका हूँ, तो बहुत सारी इसमें खामियां भी हैं प्लस खूबियां भी हैं। अब मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि मतलब खामियों और खूबियों के बीच का है, वो है इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। चूँकि अगर आप स्टीयरिंग को देखोगे, जो जनरली जो आपको गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मिल जाती है। इसके अपर के जितने वेरिएंट आते हैं सब में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग ही मिली है। लेकिन महिंद्रा ने यहाँ पर क्या माइंडसेट था, उन्होंने यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दे रखी है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा भी है और ख़राब भी है। खराब कहाँ पर है, अगर आप सिटी के अंदर होते हो, आपको ज़्यादा कटानी है, ज़्यादा टर्न करना है, तो आपको काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है, समटाइम्स आपको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ जाते हैं, इतनी टाइट चलती है। लेकिन जब आप हाईवे पे होते हो तो इस स्टीयरिंग जैसा कंट्रोल, इस स्टीयरिंग जैसी स्टेबिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इस पॉइंट को मैं पॉजिटिवली देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलने से इस गाड़ी की स्टेबिलिटी हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती है। और मैं एज अ यूनर थोड़ा सा दिक्कत तो आती है जब आप जाम में होते हो, आप छोटी छोटी गलियों में चला रहे होते हो, लेकिन हाईवे में इस स्टीयरिंग का अपना एक अलग मजा है। तो गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि हमारा एकदम लास्ट पॉइंट है, वो है इस गाड़ी का कि इसमें आपको अननेसेसरी फीचर्स नहीं दे रखे होते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा हो सकता है आपको हजम ना हो कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं कार में जो अननेसेसरी होते हैं। कुछ फीचर्स का नाम बताएंगे, स्पेशली इस गाड़ी के लिए बताएंगे। इसमें आपको एड्रीनॉक्स मिल जाता है
अभी तक तो जेट 6 से मिलता था, लेकिन अब जेट 6 पे नहीं मिलेगा, अब जेट 8 से मिलेगा। और एड्रीनॉक्स इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरे गाड़ी का कंट्रोल रहता है। आप मिरर्स कंट्रोल कर सकते हो, इंजन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, वॉइस कमांड दे सकते हो, एलेक्सा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन ये आपको कब मिलते हैं, जब आप काफ़ी पैसा ज़्यादा देते हो। लगभग अगर हम Z8 की बात करें तो वो भी मुझे लगता है 24-25 के आसपास ही बैठेगा आपका। तो अगर आप एक गाड़ी खरीदते हो 17-18 में, 24-25 में खरीदते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो फीचर तो एड ऑन हो जाता है, लेकिन वो कितना वर्थ इट है ये बात करते हैं। एड्रीनॉक्स में पहली बात तो मैं लगातार यूज़र से कनेक्ट हूँ, मेरे को बहुत सारे बग्स समझ में आते हैं। समटाइम्स कहते हैं उसका एप्पल कारप्ले नहीं चल रहा है, एंड्रॉयड ऑटो नहीं चल रहा है, या म्यूज़िक उनका बंद हो जाता है, या फिर मैप नेविगेशन में उनको हेल्प नहीं मिल रही है, या उसमें जो सिम पड़ा होता है उसके नेटवर्क नहीं आ रहे। मतलब बहुत सारा मुझे लगता है सुधार की ज़रूरत है अभी एड्रीनॉक्स में। तो एक मुझे लगता है कि एक ऐसा फीचर है जो अगर नहीं भी होगा अगर कार में, तो उसके बिना आपकी गाड़ी नहीं रुकती है। तो एड्रीनॉक्स एक अननेसेसरी फीचर्स फ़िलहाल अभी मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आगे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और एड्रीनॉक्स का फीचर आपको पर ईयर 6000 से का सब्सक्रिप्शन मिलता है, कभी-कभी डिस्काउंट में 3000 का भी मिल जाता है, लेकिन जनरली 6000 रुपए के आसपास आपको पर ईयर उसका रिचार्ज करना पड़ता है, जो कि अगेन एक खर्चा है। और आप गाड़ी खरीदते हो तो ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे होते हैं, और ऐसे में एड्रीनॉक्स आप एक नई चीज़ अगर आपके पास आ जाती है, तो उसको भी आपको रिचार्ज कराना ही कराना है। तो एक फीचर मेरे को ये कहीं न कहीं हज़म नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर आता है क्रूज़ कंट्रोल का। क्रूज़ कंट्रोल वाक़ई बहुत अच्छा फीचर है, और स्पेशली महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत अच्छा फीचर्स क्रूज़ कंट्रोल माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस गाड़ी के साथ क्रूज़ कंट्रोल की, तो अगर आप डेली हाईवे पे निकलते हो, एक्सप्रेस वे पे निकलते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक बार एक्सप्रेस वे टच करना है या हाईवे टच करना है, हाईवे पे तो क्या ही यूज़ करोगे, एक्सप्रेस वे ही के लिए ही होता है ज़्यादातर, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके यूज़ में आती है। तो क्रूज़ कंट्रोल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो बहुत ज़्यादा रनिंग रहती है, हाईवे पे जाना है, एक्सप्रेस वे पे जाना है, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ नहीं है। और चूँकि इसमें जो क्रूज़ कंट्रोल मिलता भी है, उसमें लेन कीप असिस्ट नहीं मिलता है, या जो आपको एक्सयूवी में फीचर्स मिलते हैं, वो आपको इसमें नहीं मिलते हैं। तो कहीं न कहीं उतना ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है इसका क्रूज़ कंट्रोल। तो मेरे को लगता है कि अगर 5, 7, 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो इसका टॉप मॉडल है, इतना अगर आप पैसा देते हो, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये फीचर नहीं रहता है। इस गाड़ी का लास्ट पॉइंट जो रहता है, जो कि मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, वो रहता है इसकी बिल्ड क्वालिटी। हालाँकि इसकी प्राइस को देखते हुए यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी हम बिल्कुल भी चाहते हैं कि मिले हमको, लेकिन बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिसमें आपको इतना प्राइस देने के बाद भी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आपको बिल्ड क्वालिटी के नाम पर डब्बा मिलता है। अब अभी कुछ एक बात और बोलूँगा, लेकिन फ़िलहाल इसके ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार में इसको रेट मिला है। तो 5 स्टार एक बहुत अच्छा स्कोर है किसी को भी देखते हुए। फिर और ज़्यादातर अगर आप ऐसी ब्रांड्स की बात करोगे जिनको 5 स्टार मिला है, तो वो टाटा और महिंद्रा ही हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं की गाड़ियाँ 5 स्टार स्कोर करती हैं, फिर वो चाहे पंच हो, नेक्सॉन हो, या महिंद्रा हो, एक्सयूवी हो, या स्कॉर्पियो हो, सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलता है। तो कहीं न कहीं इसकी बिल्ड क्वालिटी पे आप डाउट नहीं कर सकते। लेकिन अब बहुत से यूज़र्स ये कमेंट करने वाले कि ऑस्ट्रेलियन एनकैप में इस गाड़ी का क्या हाल रहा? तो देखो भाई, हर गाड़ी के 2 पहलू होते हैं, और ऑस्ट्रेलियन एनकैप बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। वहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स मैंडेटरी होते हैं, 6 एयरबैग मैंडेटरी होते हैं। लेकिन इंडिया में अभी सेफ्टी को लेकर इतनी सख्ती नहीं है। आई होप आगे अगर आगे होगी, तो जो भारत एनकैप आ रहा है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा-सा टफ कॉम्पिटिशन रहे और ये गाड़ी अच्छा स्कोर ना कर पाए। लेकिन फिलहाल अभी वहाँ पर भी ये 5 स्टार ही स्कोर करेगी, क्योंकि सफारी ने 5 स्टार स्कोर किया है, तो मुझे लगता है ये भी 5 स्टार स्कोर कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन एनकैप में इसकी हालत थोड़ी-सी खराब रही थी। वो आप सभी जानते हैं कि इसने 0 स्टार इसने स्कोर किया था। लेकिन उसको अभी हम भूल जाते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ग्लोबल एनकैप की बात करते हैं, जो कि एक वर्ल्ड वाइड टेस्टिंग करती है, और उसमें इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और एज़ अ ओनर मैं फ़ील करता हूँ कि ये गाड़ी बहुत सेफ़ है। आपको जहाँ पर फाइबर मिलता है अदर ब्रांड्स में, वहाँ पर यहाँ पर लोहा लगा हुआ देखने को मिलता है, जिससे कि कहीं न कहीं सेफ्टी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आई होप ये 10 के 10 पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी लगे होंगे, क्योंकि जब आप एक कार खरीदना चाहते हो, स्पेशली जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो एक गाड़ी जैसी चीज़ पर, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, और छोटी-छोटी बातें जनरली मिस हो जाती हैं, क्योंकि आप जब रिव्यू देखते हो, तो केवल आप साइज़ देखते हो, केवल आप बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो, साइज़ेस की, टायर का साइज़ क्या है, क्या फीचर्स हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं देखते हो, वो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस करी है। तो अगर आपको मेरी रिसर्च थोड़ी बहुत पसंद आई हो, मेरा ये रिव्यू थोड़ा-सा पसंद आया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऑटोक्राफ्ट चैनल पर मैं आपके लिए ढेर सारी गाड़ियाँ लाने वाला हूँ, और अभी बैक टू बैक मैं सोच रहा हूँ मतलब लगभग हफ्ते की 2 से 3 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड
प्रोवाइड कराता रहूँ, ताकि आप नया से नया कंटेंट एंजॉय करते रहें, नई नई चीज़ों से आप रूबरू होते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप सभी को पता है कि हमारा एक चैनल और है एसआरजे टेक वर्ल्ड नाम से, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन केस ऑफ अगर आपको एक्सेसरीज वगैरह की कोई डिमांड है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।